वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट की इस यूनिट में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी और बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट, जिसको हम हिंदी में दिष्ट धारा भी कहते हैं, तो इसका जो वैल्यू होती है या इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो समय के साथ क्या नहीं होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम को हम इंक्रीज करते जाते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जबकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में जो आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होती रहती है, चेंजेबल होती है। इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, टाइम के साथ चेंज होती जाती है। और जब वो एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है तो फिर से वही सेम साइकिल को क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को हम पीरियोडिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, जो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता जाता है, रिपीट करता जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी। तो हमने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है, 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन डिफाइन करती है कि 1 मिनट्स में वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी ऑफ दी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। जबकि डायरेक्ट करंट में क्या हो रहा था, विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कैसा था, रिमेन कांस्टेंट। उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे। जब मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो कोई साइकिल नहीं बनेगी। साइकिल नहीं बनेगी तो हम मानेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, 0। जबकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में, क्योंकि भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई होती है, तो वो एक मिनट में जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती है, एसी क्वांटिटीज होती है, वो एक मिनट में 50 साइकिल कंप्लीट करती है। तो हमने उसके लिए आपको टाइम पीरियड्स निकाल के दिखाया था कि एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू 1/t। तो t की वैल्यू जब आपको निकालनी होगी तो t इज इक्वल्स टू 1/f, और f की वैल्यू 50 हर्ट्ज पुट करेंगे तो आपके t की वैल्यू आई थी 0.02 सेकेंड। तो इस 0.20 सेकेंड में कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वो एसी क्वांटिटी हो या फिर ओ, चाहे वो कॉस का फंक्शन हो या वो साइन का फंक्शन हो, उसको कितना टाइम लगेगा, 0.02 सेकेंड। क्यों? क्योंकि भारत में कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई हो रही है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ डेफिनेशंस और डिफाइन करेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, वो है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू क्या है, क्यों हमको इसको डिफाइन करना पड़ रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, अल्टरनेटिंग मतलब जो समय के साथ क्या हो रही है, जिसकी वैल्यू परिवर्तनशील हो रही है। लेकिन जब हम किसी सर्किट में इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को लगाते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाती है, समय के साथ परिवर्तनशील होती जाती है। लेकिन पूरे सर्किट पर इसका डीसी के क्वांटिटी में कैसा इफेक्ट होता है, या फिर कहना चाहिए कि जितनी देर हम इस एसी क्वांटिटी को लगा रहे हैं, अगर उतनी ही देर या फिर कितना हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, जितना कि डीसी सप्लाई इसको देते तो उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। किसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, अल्टरनेटिंग करंट की। कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, इसको हम किस से डिफाइन कर सकते हैं, एज एन इक्विवेलेंट। कैसा इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए, वो डायरेक्ट करंट, जो किससे मिलकर बना होगा, डीसी करंट से। विच ट्रांसफॉर्म दी, वो कितना एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा, सेम चार्ज। जो डीसी करंट है वो सेम चार्ज को कब ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर द सेम चार्ज एज ट्रांसफर्स बाय दी। उतना ही चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है जितना चार्ज कौन ट्रांसफर करेगा, अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो सेम टाइम में जितना चार्ज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका कितना परसेंट, कितना चार्ज हमारा डायरेक्ट करंट ट्रांसफर करेगा, उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, एवरेज वैल्यू। और एवरेज निकालना बहुत आसान होता है, जैसा कि आप क्लास में भी पढ़े होंगे।
जितने भी लोगों का समेशन, अगर आपको क्लास का एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालते हैं, जितने भी स्टूडेंट क्लास में उन सभी के मार्क्स को आप ऐड कर लेते हैं और जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एवरेज निकालने के लिए हमको यही सेम प्रोसेस को क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग, मतलब टाइम के साथ इसके मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो और टोटल टाइम ड्यूरेशन हम निकाल लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू। अब बात आती है कि हम इसके जो मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज हो रहे हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम मैथ्स में एक टर्म यूज करते हैं, इंटीग्रेशन या समाकलन। तो हमको इस करंट के जो आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि चेंजेबल क्या है यहाँ पर, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ उसका क्या वैल्यू है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है आई टी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन जो कर्व बन रहा है वो कैसा कर्व है, अगर आप देखोगे तो साइन का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये आपको किसका कर्व है, साइन के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये साइन का कैसे आपने डिफाइन किया कि ये साइन का कर्व है। तो अगर आप देखेंगे I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये ओमेगा टी जो होता है वो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो, या टाइम की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जब टाइम जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, आई एम साइन जीरो। और आप सभी को पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आई का वो क्या आ जाएगा, जीरो। इट मींस जीरो टाइम पर आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। अब इस ओमेगा टी की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, इसी की जगह आप पुट कर दीजिए पाई बाई टू, या फिर पीक वैल्यू जब आप निकालेंगे पाई बाई टू। और आप सबको पता है कि साइन पाई बाई टू या 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जो आई की वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी आपको, मैक्सिमम। तो ये अब 90 डिग्री या पाई बाई टू पर आपको आई की वैल्यू कैसे मिल रही है, मैक्सिमम। तो जब आप इस तरीके से हर एक पॉइंट पर एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ। तो हमने इस पूरे ग्राफ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन की सहायता से हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वैल्यू। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि आपको जितना पॉजिटिव पार्ट मिलता है उतना ही नेगेटिव पार्ट मिलता है। ये हमने बात डिस्कस की थी कि अल्टरनेटिव क्वांटिटी में क्या होता है कि वो पहले जीरो से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम पॉजिटिव तक जाती है, फिर मैक्सिमम नेगेटिव तक, और फिर मैक्सिमम नेगेटिव से 0 पॉइंट को अचीव कर दी। तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव पार्ट मिलता है उतना ही नेगेटिव पार्ट मिलता है। और जब आप इसका क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने आपसे क्या कहा, सबके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। तो इधर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो टोटल एवरेज वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0। तो ये तो हमारा डिफाइन नहीं हुआ कि एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं और एवरेज वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो साइकिल है उसको हाफ साइकिल लेते हैं। इट मींस जितना पॉजिटिव पार्ट है हम उसके लिए क्या निकाल लेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू। और जितनी एवरेज वैल्यू आपके पॉजिटिव साइन की होगी उतनी ही एवरेज वैल्यू आपकी किसकी होगी, नेगेटिव साइन के लिए भी होगी। क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन चेंज है, इसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, और एवरेज वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0 आ रही है। या बोलना चाहिए पोलैरिटी के टर्म में बात करेंगे तो पॉइंट ये पाई एंगल के बाद इसकी पोलैरिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो इस वजह से ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डिफाइन हो रहा है। तो अब हम जब भी आप इसके लिए एवरेज निकालेंगे तो पूरा साइकिल ना कंसीडर करके हम किस साइकिल को कंसीडर करेंगे, हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ डायग्राम में क्या बनाया है, ये हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया है। अब हम निकालते हैं कि कितनी एवरेज वैल्यू आती है, कि जितनी देर
आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को लगा रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ उस समय क्या होगा, डीसी करंट फ्लो होगा, इसके लिए हमें पूरी एनालिसिस करनी है। तो आई की जगह आपका क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई एम साइन ओमेगा टी। क्यों लिखा आपने साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां पर भी आप डी ओमेगा टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आई एम की वैल्यू हमने क्या ली है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, चेंजेबल टर्म है, तो आई टी की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम साइन ओमेगा टी लिखा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ओमेगा टी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे थीटा का भी यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब ओमेगा टी और थीटा में क्या रिलेशन होता है, तो आपने पढ़ा होगा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप बात करेंगे किसी भी साइक्लिक के लिए तो ओमेगा क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेगा, कोई भी अगर एंगुलर मूवमेंट कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना वो सेंटर पे क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। और कितना उसमें टाइम लग रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या आता है, थीटा अपॉन टी। तो जब हम केवल थीटा की बात करते हैं या डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ओमेगा टी। तो चाहे आप थीटा लिखिए या ओमेगा टी, एक ही चीज डिफाइन होगी। अब हम बात करते हैं इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी और कैसे निकालें। तो आपको तो ये एवरेज वैल्यू मिल गई कि आपने सभी का क्या कर दिया, समेशन कर दिया, और जितना उसमें टाइम था उससे उसको क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हम टाइम कितना ले रहे हैं, 0 से लेकर पाई। कितना टाइम ले रहे हैं, 0 से पाई, पूरी एक साइकिल नहीं ले रहे, 0 से 2 पाई नहीं ले रहे, बल्कि कहां से कहां तक का साइन ले रहे हैं, 0 से लेकर हम पाई तक का ही साइन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो t की जगह आप पुट कर देंगे 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी, या फिर साइन थीटा डी थीटा, थीटा के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे। अब जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आप 12th में पढ़ के आए होंगे, और जो स्टूडेंट यहाँ पर 10th के बाद पढ़ रहे हैं तो उनको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो आई एम साइन ओमेगा टी, और आपको पता है साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/पाई आई एम, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 to पाई। और जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/पाई आई एम कॉस माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री। ये इस तरीके से आपको लिमिट पुट करने पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इसकी जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन पाई कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पहले से ही माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, +1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गई आपके पास 1। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2im अपॉन पाई। तो एवरेज वैल्यू आपकी निकल के आएगी, आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए आपकी क्या हो जाएगी, या फिर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2im अपॉन पाई। और अगर आप पाई की जगह 3.14 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.673 im। तो ये होती है हमारी एवरेज वैल्यू। तो न्यूमेरिकल में आप इन दो वैल्यूज को याद रखेंगे कि
जो आपकी डीसी सप्लाई अगर आप देते एसी सप्लाई की जगह, तो सेम ड्यूरेशन में कितना है चार्ज आपका एक्टिवेट होता है, ये होता है आपके मैक्सिमम वैल्यू का 63% अराउंड चार्ज आपका क्या होता है यहाँ पर, ये चार्जेबल होता है किसका, जो भी आप इसके डीसी सप्लाई देते उसके। और अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू आएगा आपका 2Im/π। तो ये हमारी होती है एवरेज वैल्यू। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है और ये वैल्यू भी याद रखनी है। अगर आप किसी तरीके से Im की वैल्यू अगर आपको गिवन है या फिर आपको जो वैल्यू गिवन है I की, IT इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से गिवन रहता है जैसे tan sin थीटा, तो यहाँ पर जो tan है ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस किसकी वैल्यू को दिखाएगा, Im। अगर वोल्टेज के टर्म्स में दिया हुआ है तो Vm, और किसी टर्म्स में दिया हुआ है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर एवरेज वैल्यू की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का एवरेज वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर या फिर डेफिनेशन जो मैंने आज समझाई आपको एवरेज वैल्यू से रिलेटेड, मीन वैल्यू से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और इसके बाद कुछ डेफिनेशंस और हैं जैसे रूट मीन स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे अपनी बुक्स में कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, या फिर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरएमएस वैल्यूज। तो आरएमएस वैल्यूज क्या होती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यूज पर। थैंक यू।